हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। हमारा वीडियो नंबर 11 आज है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। कंपनी फाइनल अकाउंट्स अपन ने स्टार्ट कर दिए और शायद कंपनी फाइनल अकाउंट्स के ऊपर एक या दो कुछ वीडियो हमारे इससे पहले हो गए। इंट्रोडक्शन हो गया शायद, जहाँ तक मुझे याद है। और मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ये बताया था कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो फाइनल अकाउंट्स का काम होता है, कंपनीज के अंदर जो फाइनल अकाउंटिंग का काम होता है, वो फाइनल अकाउंट्स आपको वैसे नहीं बनाना है जैसे अब तक आप लोग बनाते आए हैं, बल्कि आपको वैसे बनाना है जैसे आपको कंपनीज एक्ट ने सिखाया है। और कंपनीज एक्ट 2013 ने आप लोगों को कुछ फॉर्मेट दिया है, आपको उसी फॉर्मेट के अंदर उस चीज को तैयार करना है। अगर उससे हटके कोई फॉर्मेट अगर आप यूज करते हो तो आप लोगों को उसका अधिकार कंपनीज एक्ट ने नहीं दिया। और आप लोगों के सिलेबस के अंदर क्लियरली ये बात मेंशन की गई है कि कंपनीज एक्ट 2013 का बैलेंस शीट का जो प्रोफार्मा है वो आप लोगों को पढ़ाया जाए। तो अगर कोई पुराना प्रोफार्मा पढ़ता है तो वो गलत हो जाएगा। इसके लिए हम आपको नया प्रोफार्मा, नया फॉर्मेट पढ़ाने वाले हैं, जो कि बड़ा मशहूर है वर्टिकल फॉर्मेट के नाम से। वर्टिकल फॉर्मेट, वर्टिकल मतलब ऐसा लंबा रहता होने, ऐसा जाता। हमारा बैलेंस शीट जो हमने अब तक बनाया वो ऐसा था मतलब लायबिलिटीज, असेट्स, लायबिलिटीज ऐसे थे। ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएंगे, लायबिलिटीज और असेट्स ऐसे जाएंगे इसके अंदर। तो ये इसको वर्टिकल फॉर्मेट से मशहूर है। इन्हें कैसा रहता मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ, इन्हें कहीं भी नहीं जाता। तो आओ अपन देखेंगे कि क्या है फॉर्मेट बैलेंस शीट का अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। और बैलेंस शीट कैसी दिखनी चाहिए? वो कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसा उन्होंने हम लोगों को बताया। यही तो उन्होंने लिख दिया बैलेंस शीट आएगा, वो आप लोगों को मालूम है, आप लोग लिखते हैं सर के ऊपर, बड़े होशियार बच्चे हो तुम लोग। अब होगा क्या बेटा मालूम है क्या? जो बैलेंस शीट आप लोगों को देखने को मिलेंगी उसको आप थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि मैं सिर्फ फॉर्मेट लेके आया कि कैसा उसका फॉर्मेट रहता है, उसके अंदर क्या कंटेंट रहते, वो कंटेंट हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर और किस तरीके से हमको लिखनी है। तो ये देखो मैंने लेके आया यहाँ पे पर्टिकुलर्स मैंने लिखे, उसके बाद में मैंने लिखा है नोट। ये नोट और उसके बाद में है एक अमाउंट का कॉलम। और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ए नाम से लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब लायबिलिटी साइड का जो नाम हुआ करता था, आपको पुरानी बैलेंस शीट याद करो, आप लोग लिखते थे इधर साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और इधर साइड में आप लोग लिखते थे एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। लेकिन कंपनीज एक्ट ने कंपनीज को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आप लोग ऐसा हेडिंग लायबिलिटी और एसेट वाली हेडिंग नहीं, आप बोलना है पर्टिकुलर्स और चले जाना है सीधा वर्टिकल लेके उसको। तो पर्टिकुलर्स के अंदर मैंने पहली हेडिंग जो हमको कंपनीज एक्ट ने बताई है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले था कैपिटल एंड लायबिलिटीज, अब कैपिटल नहीं बोल रहे हैं उसको, इक्विटी एंड लायबिलिटी ऐसा उसको नाम दिए। और जो ब्लू कलर से उसके अंदर देखो हेडिंग्स लिखे हुए हैं ना, वो मेन हेडिंग्स है, वो मेन हेडिंग्स है। हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 4, ये है उसके मेन हेडिंग्स। मैं एक एक पॉइंट आपको बताते चलूंगा कि कौन सी हेडिंग क्या है और कौन सी हेडिंग में कौन से पैसे हम लोगों को लिखने हैं। अब आप लोग पहले क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आया लाके लायबिलिटी भी लिख देते थे, लोन आया लाके लायबिलिटी पे लिख देते थे, वेजेस के आउटस्टैंडिंग वेजेस आए लाके लायबिलिटी पे लिख देते थे, और डेटर्स क्रेडिटर्स आए लाके हम लोग लायबिलिटी के ऊपर लिख देते थे, बिल्स पेएबल आए लाके हम लोग लायबिलिटी के ऊपर लिख देते थे। अब वैसा नहीं करना है। अब आप लोगों को बिल्स पेएबल आया लेके आना है, फिर बिल्स पेएबल को पूछना है कि तू कौन सी कैटेगरी का आदमी है। फिर उन्होंने बोलेगा कि मैं इन चारों में से कोई एक का हूं। फिर वो चारों के अंदर फिर सब हेडिंग दिखेंगे हमको, ABC करके। फिर उसको पूछेंगे भाई ये चार में से तू किसका है, तो उन्होंने बोलेगा मैं इसका हूं फिलहाल। तो हम उसको बोलेंगे ठीक है तू इसका है फिलहाल, तो इसी का हो जा तू। फिर हम उसको उसके अंदर लिख देंगे। तो समझ में ये आया कि हम लोगों को सॉर्टिंग करके आइटम्स को लिखना है, सिर्फ लायबिलिटी पे लिख जाके फेंक देने से काम अब नहीं चलने वाला है। ओके, तो देखो अभी सबसे पहली जो हेडिंग है वो है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स का पैसा। शेयर होल्डर्स किसको बोलते हैं, मैं आप लोगों को पहले इशू ऑफ शेयर पढ़ाया ना इससे पहले, उसमें मैंने आपको समझाया जो इंसान, जो इन्वेस्टर्स
कंपनी के, हम कंपनी हमारी है समझ लो अब थोड़ी देर के लिए, तो जो इन्वेस्टर ने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए वो हमारे क्या है, वो हमारे शेयर होल्डर्स हैं। ओके, तो शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर होल्डरों का पैसा, किसका पैसा, शेयर होल्डरों का पैसा, वो पैसा शेयर होल्डर्स ने लगाया वाला पैसा इसका मतलब, और यही पैसे है वो जिनको ये इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का जो नाम आया ना, इसमें जो इक्विटी वाला पोर्शन है ना वो यही पैसे, वो शेयर होल्डर्स फंड को ही इक्विटी बोलते हैं। तो देखो क्या है वो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर तीन बातें आएंगी, एक तो शेयर कैपिटल, कैपिटल शेयर टुकड़े जो अपना पिछला चैप्टर हुआ, राइट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस किसको बोलते हैं, रिजर्व का मतलब आप समझते हैं, रिजर्व का मतलब होता है उठा के रखना, उठा के रखना, क्या उठा के रखना, अरे ये डैम नहीं किया अपना, तो डैम जो रहते हैं वहां पे पानी रिजर्व करके रखते, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वाटर रिजर्वायर, मतलब डैम तो हम प्यार से बोलते हैं उसको, लेकिन एक्चुअल में उसको वाटर रिजर्वायर बोलते हैं। रिजर्वायर मतलब वहां पे पानी हमने उठा के रखे, क्यों उठा के रखे भाई पानी, क्या जरूरत है पानी उठा के रखने की, हाँ, तो पानी इसलिए उठा के रखे ताकि जब समर सीजन आएगा और बहुत गर्मी पड़ेगी, जब बारिश नहीं होगी, नदियां सूख जाएंगी, तो ये रिजर्वायर का पानी हम यूज करेंगे। कुछ महान लोग, डॉक्टर शंकरराव चौहान जैसे कुछ महान लोगों के आइडियाज के चलते हम लोगों को ये सारी चीजें आज हमारे आसपास देखने को मिलती है और हम लोगों को बिल्कुल पानी का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो आपको देखने मिल रही, ये एक टाइप का रिजर्व है। किस चीज का रिजर्व हमने करे, वाटर को रिजर्व हमने करे, पानी उठा के हमने रखे। क्यों उठा के रखे हमने पानी, पानी हमने इसलिए उठा के रखे ताकि बुरे वक्त में, ऐसे वक्त में जब पानी नहीं मिलेगा उस वक्त में हमको पानी काम आए। तो कंपनी भी फंड उठा के रखती है, पैसा उठा के रखती है। क्यों उठा के रखती भाई, अरे कभी कंपनी को अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो वो पैसा हम यूज कर पाए, इसलिए उठा के रखती। सरप्लस, सरप्लस किसको बोलते हैं सर, अरे सरप्लस मतलब प्रॉफिट को बोलते हैं। कैसे प्रॉफिट को बोलते हैं वो भी मैं आप लोगों को बोलता हूं, सुनो। सरप्लस ऐसे प्रॉफिट को बोलते हैं जो एक्स्ट्रा का है। एक्स्ट्रा का प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर कंपनी जो है ना बहुत सारे लोगों के हिस्से बांटती है, जैसे कि शेयर होल्डर्स है, तो शेयर होल्डर्स ने हमारे पास इन्वेस्टमेंट किए तो हम उनको प्रॉफिट में से डिविडेंड देते, क्या देते हम उनको, डिविडेंड देते। तो मैं ये आप लोगों को बोल रहा कि इस टाइप के पैसे सबको बांट बूट के फिर भी पैसे क्या हो गए, बच गए, जिसको कंपनीज की भाषा में जो है ना नेट प्रॉफिट नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए रिटेन्ड अर्निंग। उसके लिए एक अच्छा सा नाम दिया हुआ है रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सब बांट बूट के, मतलब बांट बूट के बोले तो क्या बोल रहा हूं मैं कि शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बढ़ गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड बढ़ गया, हमको जनरल रिजर्व करके रखना था, हमने जनरल रिजर्व भी कर लिए, सब बांटा बूटी हम लोगों ने कर दिए, फिर भी अभी कंपनी का प्रॉफिट बाकी है, कंपनी के हाथ में अभी भी और प्रॉफिट बाकी है, तो उस प्रॉफिट को कहते हैं सरप्लस। वो प्रॉफिट लाके आप लोगों को यहाँ लिखना है। पहले आप क्या करते थे, नेट प्रॉफिट जो आया वो डायरेक्टली लाके आप लोग 12th याद करो, 12th याद करो, नेट प्रॉफिट जो आता था वो डायरेक्ट लाके आप यहाँ पर कैपिटल के अंदर उसको ऐड कर लेते थे। यहाँ पे आपको लाके इस हेड के अंदर वो अमाउंट को डायरेक्टली लिख देना है। कौन सी अमाउंट को, नेट प्रॉफिट को नहीं, नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड रिजर्व वगैरह सब जा चुके जो फिर प्रॉफिट बच गया है तो यहाँ पर लाके हम लोग उसको लिखेंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, पैसा मिल गया, कैसे मिल गया, अगेंस्ट दी शेयर वारंट। क्या रहता मालूम है क्या, शेयर वारंट एक चीज होती है, ये होती है शेयर सर्टिफिकेट से पहले की एक स्टेप, शेयर सर्टिफिकेट से पहले। शेयर सर्टिफिकेट किसको बोलते हैं, वो जो हमने इशू ऑफ शेयर में अलॉट कर दिए थे ना लोगों को, ये ले रहे भाई तेरे शेयर सर्टिफिकेट, बोली अलॉटमेंट जो हुई थी है ना, वो उसको बोलते शेयर सर्टिफिकेट। शेयर वारंट किसको बोलते हैं कि हम लोगों ने एक शेयर सर्टिफिकेट जैसा ये कागज उसको दिए और उसको देखिए उसके पास से पैसे ले लिए, अब उसको शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिए, उसको शेयर नहीं मिला, उसको शेयर वारंट मिला, उसको हमने ये खातिरी दी है, ये गारंटी दी है, ये वारंटी दी है हमने उसको इस बात की कि बाबा हम शेयर तुमको देंगे, ये तब तक तुम तुम्हारे पास शेयर वारंट रखो, और उन्होंने जब कभी हमारे पास शेयर है तब हम उसको शेयर देंगे, तब हम वो शेयर वारंट उसके पास से ले लेंगे।
मगर उसके पास हमने पैसे लिए, उसको शेयर वारंट देके हमने क्या ले लिया, उसके कहने से पैसे। देखो ये शेयर कैपिटल अब तक नहीं बना क्योंकि हमने उसको शेयर सर्टिफिकेट दिए ही नहीं है अभी तक, हमने उसको शेयर वारंट दिए। तो शेयर वारंट दिए इसलिए ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बन रहा। अगर ये इसको शेयर सर्टिफिकेट दे देते तो वो पैसा डायरेक्टली हम शेयर कैपिटल में लिखते थे, लेकिन उन्हें अभी हमारा शेयर होल्डर नहीं बना, लेकिन इन फ्यूचर बन जाएगा जब हम उसको शेयर सर्टिफिकेट देंगे। तो शेयर वारंट देके भी हम लोग क्या करते, पैसे लेते, तो वो पैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब क्या होता मालूम है क्या, मान लो मैंने क्या किया, 1 मार्च को शेयर इशू कर दिए, 1 मार्च को मैंने प्रोस्पेक्टस पब्लिश कर दिया, बोला भाई मेरे को शेयर इशू करने के हैं, और एप्लीकेशन की जो इंस्टॉलमेंट है मैंने उसकी डेट रखी है 25 मार्च। क्या रखी मैंने डेट, 25 मार्च, और 31 मार्च के दिन मेरे को अकाउंट्स बनाना है, और एप्लीकेशन के पैसे मेरे पास 25 मार्च को आगे पड़े हुए, मैं वो पैसे शेयर कैपिटल में लिख भी नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि वो अभी तक शेयर कैपिटल बना ही नहीं है ना, शेयर होल्डर्स मुझे मिले ही नहीं है अभी। कहाँ मिले मुझे शेयर होल्डर्स, अभी उससे एप्लीकेशन का पैसा आया, अलॉटमेंट जब करूंगा तब मैं बोलूंगा कि हाँ मेरे शेयर होल्डर्स है, तब तक मैं कैसा बोलूंगा वो मेरे शेयर होल्डर्स है, चांस ही नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे एप्लीकेशन की मनी आ गई और 31 मार्च आ गया, अभी अलॉटमेंट हुआ ही नहीं था, तो पैसे तो आए हुए हैं, कहाँ लिखना है ये पैसे, तो पैसे यहाँ लिखना है आपको। अगर अलॉटमेंट हो गया तो वो शेयर कैपिटल में, अलॉटमेंट हो जाने के बाद 31 मार्च आया शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट होने से पहले 31 मार्च आ गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ओके। उसके बाद में आता है बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, अब ये थोड़ा सा भी तुम क्या करो मालूम है क्या, ये दोनों को साइमल्टेनियसली लो, मतलब साथ साथ ले लो, साथ साथ बोले तो नॉन करंट, और उसके नीचे देखो चौथा पॉइंट है करंट। एक समझो तो एक उसका पूरा उल्टा जाएगा। ओके, समझो 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 समझो, ध्यान दो इधर। तो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज का फर्क समझ के लो, पहले एक समझो, दूसरा अपने आप समझ में आएगा। ओके, नॉन करंट लायबिलिटी, पहली बात तो ये कि करंट लायबिलिटी जो है नीचे वाली चौथी वाली करंट लायबिलिटी जो है, इसका नाम आप लोगों ने 12th में सुने होंगे, अगर 12th अच्छे से पढ़े होंगे तो। 12th अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो 12th में करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स का नाम आप लोगों ने सुने होंगे। जहां तक मुझे याद आ रहा है आप लोगों ने ये पढ़ा होगा होपफुली ओसीएम के अंदर, ओसीएम के अंदर शायद था, मेरे को तो याद नहीं है बराबर से, लेकिन 12th में आप लोगों ने इसको पढ़ा है, ओसीएम के अंदर ही होपफुली आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। ओके, तो बहरहाल खैर छोड़ दो, वो जहां कहीं पढ़ा, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है, याद होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो सुन लो। करंट लायबिलिटीज, मैं चौथा वाला समझा रहा हूं आपको, मैं चौथा वाला समझाऊंगा, मैं एक्सप्लेन 4th वाला आइटम करूंगा, आप लोग 3rd वाले आइटम को समझने के लिए उसका उल्टा करते जाओ। करंट लायबिलिटी कैसी लायबिलिटी को बोलना है, लायबिलिटी तो आपको मालूम है, जवाबदारी जिम्मेदारी, जो पैसे हमने किसी को देना है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी कैसे पैसे है, करंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी है जो आपको पैसे ऐसी जगह पर देने हैं, फेरने हैं पैसे, आपको किसी को पैसे पे करने हैं, विथ लेस देन द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, विथ लेस देन द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। उल्टा करो, अब उल्टा करो, ऐसे आदमी के पैसे फेरने हैं विथ मोर देन द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, नॉन करंट हो गया। ऐसे पैसे फेरना जिसको 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी, और ऐसे पैसे फेरना जिसको 1 साल से कम का समय लगेगा, दैट इज करंट लायबिलिटी। हो गया किस्सा खत्म। अब उसके अंदर के आइटम देखो क्या है। नॉन करंट लायबिलिटी किसको बोलना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कर्जे लिए आपने, कैसे कर्जे लिए, लंबे समय के लिए कर्जा लिए, बैंक से हम लोग लोन लिए, कब तक, 10 साल 5 साल, लंबे समय का कर्जा, लंबे समय का कर्ज लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डिबेंचर इशू की कंपनी ने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर भी क्या है, एक किस्म का लॉन्ग टर्म लोन है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अभी लंबे समय की बात है भैया, देखेंगे अब इसको आगे। उसके बाद में डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये मुद्दा बड़ा खतरनाक है भाई। अब ये समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा इनकम टैक्स को ऐसा टच करते हुए जाना पड़ता।
मगर इनकम टैक्स के अंदर हमारा वो चैप्टर हुआ नहीं अभी तक। लास्ट चैप्टर है हमारा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन करके, उसके अंदर हमारा एक मुद्दा है, वो मुद्दा हमारा अभी तक हुआ नहीं। अगर हो जाता तो ये बात आपको समझ में आ जाती थी, लेकिन नहीं भी हुआ तो आपको बात समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए सामने आमिर सर बैठे हुए। चूंकि हमको आमिर सर नहीं बोलते लोग, तो जरा देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, सुनो। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज मतलब क्या क्या होता, सुनो। एक कंपनी के लिए दो अलग अलग दुनिया है। एक दुनिया जो कंपनीज एक्ट, एक दुनिया इनकम टैक्स एक्ट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से इनको पूरी अकाउंटिंग करनी है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से इनको पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। लेकिन वो जो प्रॉफिट उन्होंने निकाल रहे कंपनीज एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे, जो हम करने वाले हैं इसके अंदर, वो प्रॉफिट को इनकम टैक्स एक्ट नहीं मानता। मैं बोल रहा हूं नहीं मानता, लिख लो तुम, किसको भी पूछ लो। जो कंपनी बोल रही कि भाई हमको इतना प्रॉफिट हुआ, इनकम टैक्स एक्ट उस प्रॉफिट को नहीं मानता। इनकम टैक्स एक्ट अपना अलग से प्रॉफिट कैलकुलेट करता, करना ही पड़ता, उन्होंने अपना अलग कैलकुलेट करते, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में कैलकुलेट करते। हाँ मैं बोल रहा हूं ना, करते बोल के अलग करते हो। आप जो प्रॉफिट बता रहे हैं वो प्रॉफिट इनकम टैक्स एक्ट नहीं एक्सेप्ट करता साहब। आपने जो प्रॉफिट बताए वो बताए आपने किसके रूल्स के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के रूल्स के हिसाब से आपने पूरा काम करके बताया हमको इतना प्रॉफिट हुआ। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट का हिसाब अपना अलग है, इनकम टैक्स एक्ट का अपना वट है। उन्होंने बोले कि नहीं, तुम्हारा बताया हुआ प्रॉफिट हम मानते नहीं, तुम हमारे हिसाब से प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके टैक्स भरना। ऐसा होता झगड़ा। अब लफड़ा क्या होता, लफड़ा ये होता कि हम क्या करते मालूम, हम अकाउंटिंग के हिसाब से जो प्रॉफिट बना हम वो कैलकुलेशन करके टैक्स पे कर देते हम टैक्स पे। फिर होता क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके रूल्स के हिसाब से आपका कंप्यूटेशन करता, इनकम फ्रॉम बिजनेस का उनके प्रॉफिट के हिसाब से कितना टैक्स बन रहा उन्होंने वो निकालता। फिर आपके भरे वाले टैक्स में और इनके भरे बनाए वाले टैक्स में डिफरेंस आता। जैसा कि एग्जांपल, आपके हिसाब से प्रॉफिट हुआ था 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पे आपका 1 लाख रुपया बन रहा था टैक्स, आपने पे कर दिया अकाउंटिंग के प्रोसीजर मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से। और जब इनकम टैक्स ने वो कंप्यूटेशन आपका करने को बैठा और इनकम टैक्स ने जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो उसके हिसाब से बना आपका 12 लाख प्रॉफिट। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 12 लाख प्रॉफिट बना, उनके हिसाब से बन रहे 1,20,000 रुपये। उन्होंने बोले नहीं भाई साहब 1,20,000 रुपये भरना पड़ता, आपने 1 लाख ही भर दिए, तो और कितने भरना बाकी है, 20,000 भरना बाकी है। तो ये होती है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आ गई लायबिलिटी, हाँ आ गई डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बात समझ में आई? बात समझ में आई होंगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आएंगी तो और भी अच्छी बात है। क्यों, ऐसा क्यों? अरे उसका तुम्हारे को फिलहाल यहाँ क्वेश्चन में कहीं यूज नहीं है, वो प्रोफार्मा फॉर्मेट का हिस्सा है बोल के मैं आप लोगों को बात समझाया। जो बच्चे, हमारा एक अंदाजा है, जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट वगैरह पढ़ रहे होंगे वो बच्चों को इसके बारे में मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो बेटा तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी कमजोर चल रही, पढ़ाई अपनी स्ट्रांग करो थोड़ी। ओके आगे चलो, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अच्छा मैं एक बात बोलता, ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के अंदर जो अपना डिफरेंस आया कि हमने एक चीज से एक हिसाब से पे किए और इनकम टैक्स बोल रहा नहीं मेरे हिसाब से कुछ अलग चलना है तुमको, ये क्यों होता है ऐसा, डिफरेंस क्यों आया? आता बेटा इनके रूल्स कुछ अलग रहते हैं, इनके रूल्स कुछ अलग रहते हैं। एक एग्जांपल लेके तुमको समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन का जो रेट है 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, जो भी हर एक आइटम के हिसाब से अपने अपने रेट्स हैं। तो जो भी रेट्स है वो अकाउंटिंग के हिसाब से अलग है और इनकम टैक्स के हिसाब से अलग है। तो जब आप डेप्रिसिएशन का रेट अकाउंटिंग के हिसाब से अलग है तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट रहेगा वो अलग होगा और इनका डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होगा वो अलग होगा। तो सीधी सीधी बात है, देखो इनका डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग है, इनका डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग है, तो पीएनएल के ऊपर इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा बोलो? प्रॉफिट अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इन्हों भी डेबिट होगा, इन्हों भी डेबिट होगा। इन्होंने इधर पीएनएल के अकाउंट पे डेबिट किए 1 लाख रुपये
और इनके हिसाब से बन रहा है 80,000 रुपये, तो P&L 20,000 से डिफरेंस खा जाएगा ना, प्रॉफिट तो 20,000 से डिफरेंस खा जाएगा। तो वो 20,000 के डिफरेंस का फिर फर्क का हम देखने को मिलेगा, इनकम टैक्स में देखने को मिलेगा, टैक्स जो हम भर रहे हैं उसमें देखने को मिलेगा। आगे चलो, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अरे भाई बहुत बहुत टाइम हो गया, अभी आधा भी खत्म नहीं हुआ अपना, भी एसेट साइड आना बाकी है, फटाफट लो चलो। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब ऐसी कोई लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने कर लिए, लंबे समय के लिए हमने कर्जा ले लिए, वो हम लोगों को यहाँ पर लिखना है अदर, इतर। उसके बाद में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, क्या होता मालूम है क्या? प्रोविजंस हम लोग करके रखते हैं ना, प्रोविजन मतलब जुगाड़, प्रोविजन मतलब तुम्हारी भाषा में अगर बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा मालूम? जुगाड़ करके रखना। कुछ एक काम है आप लोगों को, वो काम आपको मालूम है कि भाई ये काम हमको आगे चल के कभी करना पड़ने वाला है, तो उसके थोड़े पैसे रखो, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन, जुगाड़ करके रखना, पैसे उठा करके रख लेना पे करने के लिए, किसी को देने के लिए, उसको मतलब जुगाड़ करना। लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए देना है, 2-3 साल के बाद, मगर उठा के हाथ से हमने रख लिए पैसे, ऐसा। अब देखो उसके अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर भी शॉर्ट वाली बातें आएंगी, क्योंकि वहां पे लॉन्ग वाली बातें थी, यहाँ पे शॉर्ट वाली बातें नहीं। और लॉन्ग बोले तो 1 साल से ज्यादा, और यहाँ पे शॉर्ट बोले तो 1 साल से कम, समझे सर? 1 साल से कम बोले तो कितना कम? अरे 1 मिनट 1 सेकंड का भी कुछ उसके अंदर ये नहीं है, 1 सेकंड से लेकर के 1 साल बोलता मैं तो, चलो करंट लायबिलिटी का। और लॉन्ग का वो 1 साल से लेके कितना भी, 1 साल के ऊपर कितना भी, और इनका 1 साल से अंदर कितना भी, 1 मिनट 1 सेकंड भी हो सकता है वो। तो उसके अंदर क्या है देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, छोटे समय का कर्जा, छोटे समय का मतलब 1 साल से कम ड्यूरेशन है, 6 महीने में वापस कर देने के पैसे, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेएबल्स के अंदर हम लोग वो कर्जे ला के लिखते हैं जो हमको ट्रेडिंग से हो, मतलब जैसे कि माल उधार लेके आया उसको भी 1 महीने के अंदर पैसे पे करने के, जैसे कि क्रेडिटर्स जिसको बोलते हैं ना, क्रेडिटर्स, वो एक आइटम बोलते हैं तुम क्रेडिटर्स, जिसको लायबिलिटी भी लिखते थे, बस वो ट्रेड पेएबल है तुम्हारा, बिल्स पेएबल है वहीं पर, ऐसा। उसके बाद में आते हैं अदर करंट लायबिलिटीज, ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग ये, आउटस्टैंडिंग वो लिखते हैं आप लोग, एडजस्टमेंट्स किए हुए, तो वो करंट लायबिलिटी है, वो आपको बस पे करने, वो कभी भी आएगा मांगेगा, आपको देना पड़ेगा, 1 साल के भीतर उन्होंने आ जाएगा आपके पास। उसके बाद में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जैसे कि प्रपोज डिविडेंड है, क्या क्या रहता है वो सब अपने को आगे देखने को मिल जाता है बाबा, तो टेंशन मत लो, क्लैरिटी आएगी, बस सिर्फ तुमको फॉर्मेट और उसके हेडिंग समझा रहा हूँ। जब एक आइटम आएगा ना तुमको बड़ा मजा आने वाला है। तो इन सबकी टोटल करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये हो गई लायबिलिटीज की साइड खत्म। अमाउंट के अंदर अमाउंट आ जाएंगे। सर नोट में क्या आएगा? अरे नोट में वर्किंग नोट, वहां पे 1 2 3 4 नंबर डालना है वर्किंग नोट का, इधर वर्किंग नोट करना है, और यहाँ पे डायरेक्टली फाइनल आंसर हम लोगों को लिखना है। अब उसके बाद में आता है बी। अब आप बोलेंगे सर आपने वर्टिकल बैलेंस शीट बोले, आप चीटिंग कर रहे, आप फिर उसको आजू में और बाजू में बना दिए। वर्टिकल बैलेंस शीट बोला मैं, ये वर्टिकल ही है। अब मैं नीचे कहाँ इधर बना नहीं सकता ना, स्क्रीन खत्म हो गई मेरे पास, साइड में बनाया, लेकिन तुम लोगों को तुम्हारे रजिस्टर में नीचे बनाना है उसको, इसके कंटिन्यू में जाना होगा, इसके नीचे जाना। असेट साइड में देखो दो ही हेडिंग है, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। अरे कुछ क्लिक हो रहा क्या तुम्हारे को? कुछ क्लिक हो रहा क्या? मेरे को बहुत कुछ क्लिक हो गया। क्या क्लिक हो गया मालूम है क्या? इधर नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज गए ना, वैसे इधर नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स आ गए। जैसे यहाँ पे देना है बोला था मैं, यहाँ पर आना है बोलूंगा मैं, है ना? तो नॉन करंट असेट्स ऐसे असेट्स जिनकी मुद्दत 1 साल से ज्यादा की है। करंट असेट्स ऐसे असेट्स जिनकी मुद्दत 1 साल से कम की है। क्या है? सबसे पहले आता है फिक्स्ड असेट्स। मालूम है आप लोगों को फिक्स्ड असेट किसको बोलते हैं? फिक्स्ड असेट बोले तो ऐसे असेट्स जो एक जगह पर फिक्स कर दिए हुए हैं, बड़े हैं, कैपिटल का मोस्ट ऑफ द पैसा उन असेट्स को जमा करने में लग गया। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये वो बहुत कुछ। उसके बाद में है इंटेंजिबल असेट्स। ऐसे असेट्स जो असेट तो है मगर दिखते नहीं है। ऐसे कैसे रहते वो असेट्स? रहते रे भाई, ऐसे भी असेट्स रहते जो नजर नहीं आते, जैसे कि ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, असेट्स है ना, नजर नहीं आते वो लोग भी। उसके बाद में है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस।
ये कुछ भी नहीं है, ये टेंजिबल असेट्स का एक वर्क इन प्रोग्रेस है। मतलब मैं समझाता हूँ तुम्हारे को, बिल्डिंग आधी बन गई, आधी बनना बाकी है, तो ये कैसा असेट है? वर्क इन प्रोग्रेस असेट है। यह है वर्क इन प्रोग्रेस असेट। वैसे ही होता है इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। एक पेटेंट अपने काम कर रही है, काम चालू है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोले तो तुमने कोई एक ऐसी चीज डिजाइन की है या डिजाइन कर रहे हैं तुम कोई ऐसी चीज जो दुनिया में आज तक किसी ने डिजाइन नहीं किया भाई, तो वो तुम्हारा असेट है। मगर अभी डिजाइन हो गया क्या? हुआ नहीं। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपने बना दिए जो आज तक किसी ने बनाया नहीं, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये है इंटेंजिबल एसेट। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट है मगर अंडर डेवलपमेंट है। ओके, नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय के लिए हमने कर दिए। किसी दूसरे कंपनी के डिबेंचर हमने खरीद लिया, अब डिबेंचर लंबा समय है ना, इधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग मिली, अगर हमने डिबेंचर दिए तो, अगर हमने किसी कंपनी के डिबेंचर लिए तो हमने उनको बोले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, देखो इधर जो पॉइंट आया था डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, इधर आया है डिफर्ड टैक्स असेट्स, इसका उल्टा मारो इधर उसको। उधर हमने क्या बोले कि आप लोगों ने 1 लाख रुपया भरे टैक्स के नाम पे, लेकिन इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के हिसाब से 1,20,000 बन रहे, तो 20,000 देना है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ऐसा भी तो हो सकता कि आप लोगों ने 1,20,000 भर दिए, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से 1 लाख ही बन रहे, तो 20,000 आपने इनकम टैक्स वालों के पास से लेना है, तो ये आपका फिर क्या है? एसेट है। उल्टा मारो उसको। उसके बाद में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने लोगों को लोन दिए, आपकी कंपनी ने लोन दिया है लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, और फिर उसके बाद में अदर नॉन करंट एसेट्स, अब जो बच जाएंगे चिल्लर अदर नॉन करंट एसेट वो उसके अंदर आ जाएंगे। अब दूसरा मुद्दा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब 1 साल से कम की इनकी मुद्दत रहेंगी, उसके अंदर आएंगे करंट इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो 1 साल से कम में हमको ब्रेक डाउन करने, तोड़ने। इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक को बोलते हैं। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं ना अपना, क्लोजिंग स्टॉक का आप डबल इफेक्ट कैसा करते हैं, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट पे लिखते और असेट्स में लिखते थे, तो बस ये वही है, ये वही है इन्वेंटरीज। मतलब ये आपका क्लोजिंग स्टॉक ही है, क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा नाम, स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंटरीज ही रहता। अब यहाँ पर ट्रेड पेएबल था, जिसमें हम क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल्स लिख रहे थे, वैसे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल है, जिसके अंदर हम लोग डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल वगैरह लिखेंगे। उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को हमने लोन दिए शॉर्ट टर्म, 1 महीने के अंदर वो पैसे वापस आने वाले, 1 साल से कम की मुद्दत में वो पैसे वापस आ जाएंगे, ऐसे किसी हमने लोन दिए वो यहाँ पर। और उसके अलावा अगर कोई करंट एसेट बच जाए, आइटम्स आएंगे तो समझ में आएगा। तो फिर ये अमाउंट की हम पूरी टोटल करें, टोटल एसेट मिलेंगे। यहाँ पे नोट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी नोट नंबर रहेंगे वो नोट के अंदर उसकी रफ वर्किंग रहेगी। ये इसके नीचे रहेंगे। अरे भाई ये आजू बाजू नहीं बनाना है आपको, ऊपर नीचे लाइन से ऐसा पूरा सिंगल ही चले जाना है आपको। तो इधर जो टोटल आएंगी वो टोटल आएंगी लायबिलिटीज की, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की, और इधर जो टोटल आएंगी वो टोटल आएंगी एसेट्स की। क्लियर? समझ में आया क्या? चलो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो बहुत लंबा हो गया, सुकून से देखो, 2x पे डाल के देखना नहीं, भगा के बिल्कुल भी, पाप लगता है उससे, मालूम है आप लोगों को। ओके, टेक केयर, बाय बाय।